नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है सुमेरा खान। बड़ी खबर इस वक्त ये कि कैमरे में डिजिटल अरेस्ट का आरोपी वीडियो कॉल के जरिए ठग करता था, ठगी करता था, कॉल करता था, पुलिस की वर्दी में दिखाई देता था ये ठग। मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने की इसकी बात कही गई और ठगों के जाल में नहीं फंसे मोहित यादव। और इस तरह से आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कैमरे में डिजिटल अरेस्ट का आरोपी वीडियो कॉल के जरिए ठग की कॉल, पुलिस की वर्दी में ये आरोपी दिखाई दे रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग में इसका नाम आने की बात कही जा रही है। ठगों के जाल में नहीं फंसे मोहित यादव। मोहित यादव वो शख्स जिसने इस वर्दी वाले ठग का पर्दाफाश किया। हेलो सर, रवि कुमार सर। दिल्ली सर, दिल्ली। यस सर, यस। बोथ सर, हिंदी। यस, हिंदी आता है। ओके, दिल्ली में किधर है आप? सर दिल्ली में साकिब। यस। You know about this case? केस के बारे में क्या जानते हैं, आपको बताओ। सर समवन यूज माय डेबिट कार्ड, किसी ने मेरा डेबिट कार्ड यूज करके फ्रॉड किया और वो कोई सुरेश का निकला और उसके नाम पे बहुत करोड़ का फ्रॉड उसने किया है सर। जो इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं आप ये क्या? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। क्यों पैनिक हो रहे हैं आप? सर मैंने नहीं किया सर। Sir, I did not did anything, sir. Okay, but I ask you one thing. Yes, sir. Yes. You do not. But India people have 1.4 billion people now, right? Yes, sir. Yes. Only for your name coming out of this case. How? Sir, I really do not know, sir. I really do not know why it is coming, sir. I have never done it. Don't explain to more, okay? What I'm asking you, reply only one answer. Yes. Don't explain about this, okay? Okay. You want the answer? Okay. Already issued an arrest warrant and as a arrest warrant under your name. Can I send them? Yes. Are you see that copy? Are you see the arrest warrant? Yes. You go to that? No. I don't want to go to jail, sir. और इस पूरी वारदात पर हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने जिनके साथ ठगी हुई मोहित यादव, उनसे बात की है। क्या हुई बातचीत, देखिए। तो बोलिए कि आई एम हेयर सर, मतलब मैं आप अगर बीच में ये बोला भी बार बार आई एम हेयर सर बोलने को बोला गया। और अगर मुझे वॉशरूम के लिए भी जाना है तो मुझे इनसे परमिशन लेनी चाहिए कि आप अगर आपको जाना है, सिस्टम से उठना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 2.5 घंटे के आसपास इन्होंने मतलब पूरा तरीके से सामने बैठकर मेरे साथ ये जो कॉन्वर्सेशन थी ये चली थी। अंत में क्या होता है जब आप ये फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने का दिखाते हैं तो ये भी देखा है कि इसमें वीडियो में फ़ोन उठाता है शख्स अपना। देखिए, मैंने जब लास्ट में इनको बताया कि हम बेसिकली इनको मैंने काउंटर किया कि देखिए डिजिटल अरेस्ट की वजह से इतने सब कुछ हो रहा है, इसने बहुत तेज़ी से मुझे बोलना स्टार्ट किया और बहुत वायलेंट हो गया, बहुत तेज़ हो गया कि आप मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो और ये सब कुछ। तो बट एक मोमेंट के बाद जाकर जब हमने इसको सामने बोला कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं तो क्योंकि आजकल इसकी वजह से एक लेडी की जान भी चली गई। सो मैंने ये चीज़ इनके सामने रखा, मैंने इनको बोला कि आप सामने आओ। तो मैंने इसको फिर इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। ये देखिए अब सामने ये देखिए अब सामने आया, इन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की। और जैसे ही मैंने उनको बोला कि हमने आपको रिकॉर्ड कर लिया, हमने आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये उठाकर इन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ खींची है। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रॉपर उसने फ़ोटो खींची कि अब मेरा फेस बेसिकली उन्होंने फ़ोटो भेजा। और जैसे ही इनको मैंने बोला कि हमने ये जांच लिया कि आप AI यूज़ कर रहे हो, तो ये अपना म्यूट कर देंगे, मतलब अपना स्क्रीन बंद कर देंगे। तो इस बारे में आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, हम कंप्लेंट इसको ऑफिशियल कर चुके हैं। cybercrime.gov.in पर हमने इसका कंप्लेंट डाल दिया। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखा गया है कि कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, जालसाजी में आ जाते हैं, आप क्या कहेंगे कि एज ए साइबर एक्सपर्ट आप हैं और तकरीबन 3 घंटे तक आपके साथ ये सारा खेल चला है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये वीडियो का था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सके कि ऐसे साइबर क्राइम, ऐसे डिजिटल अरेस्ट होता है। और ज़्यादातर लोगों को मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि दो चीज़ों की वजह से साइबर क्राइम होता है। एक होता है आपका जो लालच होता है, दूसरा होता है आपका डर। अगर आप डर गए और अगर कोई आपको फ़ोन पर ऐसे धमका रहा है या फिर आपको डर आ रहा है जिसमें कि आपका नंबर ब्लॉक करने को बोला जा रहा है और आपके सामने कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है ऐसे, तो आपको डरना नहीं है, बिकॉज डर के बेसिस पर ही ये आपका एडवांटेज लेते हैं। मतलब आपको ज़्यादा डराएंगे और आपसे किसी तरीके से ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। सो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ कुछ होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। 1930 नंबर है, आप अपनी पूरी साइबर क्राइम, जो भी क्राइम आपके साथ हुआ है, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मोहित यादव जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से इनके साथ ही पूरा खेल खेलने की कोशिश की गई, उसमें इनकी जागरूकता ने इन्हें बचा लिया, क्योंकि मोहित को पता था कि आखिरकार डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं जानते और वो इस तरह के जालसाजों के जालसाजी में आ जाते हैं और अपनी लाखों की कमाई गंवा देते हैं। तो हाल फिलहाल में आपने डिजिटल अरेस्ट के मामले कई सुने होंगे। कई बार आपको लगता होगा कि डिजिटली कैसे कोई अरेस्ट हो सकता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने कई लोगों को अपने डिजिटल अरेस्ट में करके उनके साथ धोखेबाजी की है, उनके साथ ठगी की है। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, जिन्होंने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव, जिनके साथ ये ठगी की कोशिश हुई, उनसे बात की और उन्होंने पूरा ये रिकॉर्डिंग की है इस शख्स की। सबसे पहले विवेक ये बताइए, जो शख्स तस्वीरों में दिख रहा है, इससे संबंधित कितनी शिकायतें दर्ज हैं और इसके बारे में क्या ये तमाम जानकारी वीडियो रिकॉर्डिंग आने के बाद कोई डिटेल पुलिस के पास पहुंच पाई है? देखिए, बात की जाए तो पुलिस इस मामले में जांच करेगी कि आखिरकार ये शख्स कौन है जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन मोहित की जागरूकता की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी जो है वो पहली बार टीवी पर सामने आया है, जो कि डिजिटल अरेस्ट की वारदात को अंजाम देता था। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में ही एक ऑडियो कॉल सबसे पहले मोहित के पास आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो शख्स बोल रहा है वो कॉल सेंटर से बोल रहा है और उसमें उसने ये भी बताया कि जो मोहित है उसके नाम से अलग नंबर लिया गया है। मोहित से बकायदा उसकी पहचान ली गई। मोहित का ये कहना है कि उन्होंने एक अलग नाम बताया था और अलग पहचान बताई थी, लेकिन और आरोपियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उस नाम के आधार पर वो लगातार मोहित को डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि आपके नाम पर करीब 17 शिकायतें हैं, FIR दर्ज भी है और अगर आप बचना चाहते तो आपको अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी। इसके बाद देखा गया था कि एक और पुलिस वाला वहाँ पे आता है। देखिए, ये तो मोहित यादव साइबर एक्सपर्ट थे, इसीलिए इससे बच भी गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग फंस भी जाते होंगे जिनके लिए ये जो पूरी घटना है वो बार बार और ज्यादा से ज्यादा दिखाई जानी चाहिए कि लोगों को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बेल मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में थे। ये कहा कोर्ट ने, ट्रायल अभी लंबा चलेगा, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया और इस वजह से अब बेल मिल गई है सत्येंद्र जैन को। आज राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इनकार्सरेशन हो गई है, 18 महीने की, और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेंगी आर्टिकल सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड हैं बेल के और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, तो 4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत PMLA कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी।
और इस पूरे खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। और आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर सी बात है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो इसे अपने लिए एक रिलीफ के तौर पर देख रहे हैं। एक-एक कर उनके सभी नेता अब जेल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन की उनके घर से गिरफ्तारी हुई थी। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। आरोपी लगा था कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा जो शेल कंपनी के जरिए हवाला का मामला हुआ था। इसको लेकर देखिए वो तकरीबन 2 साल तक जेल में रहे। हालांकि बीच बीच में मेडिकल के आधार पर उनको अस्पताल भी भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ऐसे में उनको जमानत मिली है तो कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रायल बहुत लंबा चलेगा और लंबा वक्त उनको हो चुका है, तो ऐसे में उनको जमानत दी जाती है। लेकिन शर्तें रखी हैं, 50,000 का मुचलका रखा और ये कहा है कि देश छोड़ के नहीं जाएंगे, गाँव को प्रभावित नहीं करेंगे और जब भी उनको जांच के लिए बुलाया जाएगा वो आएंगे। ये बात हुई कोर्ट की। बेल बॉन्ड भरा जा रहा है और अगर जल्दी आज ही बेल बॉन्ड पहुंच जाता है, जो रिलीज ऑर्डर जो पहुंच जाता है तिहाड़ जेल, तो आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी, वरना कल सुबह होगी। अब इसे आम आदमी पार्टी बड़े राहत के तौर पर ले रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली का चुनाव है वो सामने है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो नेता बाहर आ गए थे, सिर्फ सत्येंद्र जैन ऐसे थे जो कि जेल के अंदर थे। और देखिए अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बड़े उनके मुद्दे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो जेल के अंदर थे, शिक्षा मंत्री हालांकि मनीष सिसोदिया रहे थे, वो बाहर आ चुके थे। तो इससे चुनाव से पहले बड़ा वरदान मांग रहे हैं। और देखिए जो परिवार है उसके लिहाज से बात करें तो उनकी बेटी श्रेया जैन जो है वो कोर्ट के अंदर आई हुई है। उन्होंने कहा बड़े भावुक होकर अपने पिता को लेकर के कि भले ही दिवाली में समय है लेकिन हमारे लिए आज ही दिवाली है, क्योंकि जो उनके पिता हैं जो तकरीबन 2 साल से जेल में बंद थे, उनको कोर्ट ने यहाँ पर जमानत दे दी है। तो तमाम पक्षों के बीच जो है अभी खुशी का मौका है, लेकिन एक लंबा अरसा जो है जो सत्येंद्र जैन है उन्होंने जेल में काटा है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाटी इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर दिल्ली में फ्री कोचिंग योजना फिर शुरू की गई है। फरिश्ते स्कीम फिर से शुरू होने पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी अच्छी योजनाओं को रोका गया, जनता के काम किए तो जेल भेजा गया। जो अवसर मुझे मिले वो अवसर गरीब से गरीब लोगों को भी, दिल्ली के मेरे गरीब से गरीब बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो वो अवसर मुहैया कराने के लिए हमने स्कीम निकाली थी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है बच्चा, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, रेलवे के लिए, नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी वो देता है, अगर कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको दिल्ली सरकार उसका कोचिंग का सारा खर्चा देती थी। और बाद में हमने उनको 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था, ताकि पढ़ते वक्त वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना आना है उसके लिए, उसको जाने आने के लिए और उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया। कुछ अड़चने कोरोना की वजह से आई और उसके बाद मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम। इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग हुई है। दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित 13 इलाकों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। आज दिल्ली के अंदर जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके कार्य योजना को बनाने और संचालन करने के लिए एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हॉट स्पॉट्स का इंचार्ज बनाया गया है और उसके साथ साथ हर हॉट स्पॉट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उस एरिया में जिस डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य हैं उन कार्यों को वो कोऑर्डिनेशन कमेटी एग्जीक्यूट करेगी और जो एमसीडी के डीसी हैं वो उनको हेड करेंगे। और अब खबर यूसीसी से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में कमेटी ने यूसीसी नियमों वाला ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। धामी ने कहा रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसे तय वक्त पर लागू करेंगे। तस्वीरें देहरादून की हैं। यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को यूसीसी नियमों का ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली ड्राफ्ट पर मोहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। यूसीसी ड्राफ्ट में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अलावा उत्तराधिकारी संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं हैं। हरियाणा में नायब सैनी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एससी कोटे में वर्गीकरण आज से लागू होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इसे मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कोटे के आरक्षण में वर्गीकरण लागू होगा, यानी एससी के जो वर्गीकरण है, एससी कोटे के अंदर जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण को लागू किया जाएगा। तो पहली ही कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एससी कोटे के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करेगी हरियाणा सरकार। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। तो बड़ी खबर यह कि हरियाणा में नायब कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला पहली ही कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। एससी कोटे में वर्गीकरण आज से लागू होगा, यानी एससी का जो कोटा है उसमें वर्गीकरण को लागू किया जाएगा, आज से ही लागू कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इसे मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एससी कोटे के आरक्षण में ये वर्गीकरण हरियाणा सरकार लागू करेगी और ये पहली कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला कर लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे इस पर। लेकिन जैसे ही सरकार में अपना कार्यभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक की, उसी में हरियाणा सरकार की तरफ से नायब सिंह सैनी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्गीकरण लागू होगा एससी कोटे में, यानी कोटा विद इन कोटा लागू किया जाएगा। ये नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला, पहली ही कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा के विकास और नवनिर्माण को गतिमान करने के लिए कल ही उनका कहना था कि शपथ ली थी और ये पहला बड़ा फैसला लिया गया है। इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित। एक अहम फैसला है ये, जिस तरह से हमने मंत्रिमंडल में भी देखा था कि एक जातियों का, क्षेत्रों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई थी। अब एससी कोटे में जो आरक्षण है उसमें यानी कोटा विद इन कोटा को लागू किया जाएगा। यह हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा कदम। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला है और हरियाणा सरकार ने जो कैबिनेट बनाई है उसके अंदर भी आप देखिए जो दलित वोट बैंक है उसको माना है कि वो उनके साथ जुड़ा है। इसी वजह से 5 ओबीसी कैटेगरी के जो नेता हैं उनको मंत्री पद दिया गया और अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी वर्गीकरण जो कहा था कि राज्य चाहें तो एससी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसको भी पहली कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा और किस फॉर्मेट पर, किस फॉर्मूले के आधार पर ये रिजर्वेशन रखा जाएगा वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन पहली कैबिनेट के अंदर ही इस फैसले को मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए।
और इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। रांची में आज बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं ने सीट शेयरिंग की घोषणा की। झारखंड में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर डील तय हो गई है। सीट बंटवारे के तहत झारखंड की 81 में से 68 सीटें बीजेपी को मिली हैं। एजेएसयू 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड में सीट बंटवारे की जानकारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने शेयर की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जा रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता एनडीए को सेवा करने का मौका जरूर देगी। पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। और मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पनवेल और करजत से इन्हें गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हत्याकांड में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कौन है ये जिन्हें गिरफ्तार किया गया और किस तरह से जुड़े हुए थे इस पूरे हत्याकांड से? देखिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक क्राइम ब्रांच ने रिवील नहीं की है, लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि क्राइम ब्रांच ने कर दी है। इन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाया गया है। कमिश्नर ऑफिस में जो क्राइम ब्रांच यूनिट 1 का ऑफिस है, वहां पर इनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है और थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर क्राइम ब्रांच की तरफ से इसकी जानकारी दी जाएगी कि 5 लोग कौन थे और इनका क्या रोल था। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक मुख्य कॉन्स्पिरेटर जो थे, मुख्य साजिशकर्ता जो थे इस पूरे हत्याकांड के, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और ये गिरफ्तारी बहुत मायने रख रही है, क्योंकि जो शूटर्स थे, जो ये सारी चीजों को प्लान किए थे, उन लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। सिर्फ एक जो शूटर है शिव कुमार, जो फायरिंग के वक्त मौजूद था, वो फरार था। ऐसे में ये 5 लोग जो है, संभव है कि हो सकता है कि ये वो बाहरी लोग हों जो इस हत्याकांड से सीधे तौर पर जुड़े हों। कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस वक्त कमिश्नर ऑफिस में बैठक कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद मीडिया से भी उनकी ब्रीफिंग संभव है। इसके पहले इस पूरे मामले में आज काफी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जिशान सिद्दीकी और अजीत पवार सहित प्रफुल्ल पटेल, तमाम जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। वहां पर कमिश्नर को भी बुलाया गया था और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री ने पूरी जानकारी ली कि आखिर पूरा जांच बढ़ किस ओर रहा है। जी राजीव, बाद में ये बड़ी खबर आई। मामले में तेजी से काम किया जा रहा है और गिरफ्तारी भी की जा रही है। अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनके नाम शुभम लोडकर है, जिशान अख्तर है और शूटर शिव कुमार है। हालांकि इन सब के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुभम लोंकर के साथ जिशान अख्तर और शूटर शिव कुमार के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को शक है कि तीनों नेपाल के रास्ते देश छोड़कर भाग सकते हैं, जिसे देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में भी है। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की 2 टीम यूपी में मौजूद है। दूसरी आशंका ये भी है कि तीनों नकली पासपोर्ट वीजा के जरिए भी देश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे देखते हुए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्राइम ब्रांच पुणे मॉड्यूल को क्रैक नहीं कर पाई है और शुभम लोंकर पुलिस के हाथ से निकल गया। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में शुभम लोंकर को हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। जांच को दूसरी दिशा में भटकाकर वो छूट गया। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने शुभम को और कई काम दिए थे, जिसमें बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी शामिल था। अगर शुभम से पूछताछ होती तो संभव है कि पुलिस को बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग पहले ही पता चल जाती।